माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, वर्ष 1931 में आज ही के दिन अर्थात 23 मार्च को भारत के 3 महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस महान वीरों ने अल्प आयु में ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और भारत की स्वतंत्रता लड़ाई प्राप्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति ने एक स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। हमारे इन महान शहीदों की वीरता की अमर गाथा हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही है। हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं। अब सभा शहीदों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 421 श्री राजमोहन उन्नीथान। माननीय मंत्री महोदय की पटल पर उत्तर रखा गया। श्री मल्लू रवि। Thank you, sir, for giving me chance to ask the supplementary. Sir, will the Minister of Education be pleased to state whether any of the universities from the state of Telangana have been shortlisted or under consideration for recognition as global education hub institutions? Speaker sir, the question is something different, and Honorable Minister has specific question on whether any university has been identified in Telangana. Sir, today the question is something else. श्री विष्णुदत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खजुराहो बुंदेलखंड का केंद्र है और उच्च शिक्षा विस्तार के क्षेत्रीय समानता को सुदृढ़ करने के माध्यम के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की जनता पर फोकस है और उन बुंदेलखंड के विकास के लिए वो लगातार प्रतिबद्ध हैं और लगातार बुंदेलखंड की प्रगति आगे देश के अंदर बढ़ रही है। लेकिन उच्च शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र नहीं होने के कारण खजुराहो बुंदेलखंड का एजुकेशन का हब बन सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि NIT से लेकर ऐसे कोई उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना अगर खजुराहो के अंदर योजना है या ऐसी योजना हो सकती है तो वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ की जनता के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, आदरणीय सदस्य ने एक बुंदेलखंड स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, लेकिन ये प्रश्न के जो मूल प्रश्न में जो तृतीय प्रश्न है कि रीजनल इक्विटी के बारे में उच्च शिक्षा में क्या योजना है, मैं एक विस्तृत उत्तर रखा गया है। पिछले 14 के बाद कितने IIT, IIIT, आइजर, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, NIT और एम्स खोला गया है, इसमें उत्तर में रखा गया है। अनेक प्रकार की PM उषा स्वयं पोर्टल में
स्वयं प्लेटफॉर्म पे 40% तक क्रेडिट के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट उपलब्ध करने का व्यवस्था और रिसर्च पार्क जैसे देश भर में अनेक इलाका में योजना बनाई गई है। स्पेसिफिक बुंदेलखंड के बारे में मैं आदरणीय सदस्य से चर्चा कर सकता हूँ। श्रीमती टी सुमति। Thank you very much, Honorable Speaker, sir. Sir, this question is regarding the Central Institute of Classical Tamil. Though it may not be related directly to the question asked, I have a request to Honorable Minister, sir, through you to make. The Central Institute of Classical Tamil in Chennai has only one permanent faculty position and just 3 permanent non-teaching staff, sir. This has been acknowledged by the Parliamentary Standing Committee of Education as well. Such acute vacancies can affect academic research, teaching capacity and institutional functioning. Hence, I request the Honourable Minister, through you, sir, when does the government propose to fill all permanent faculty and staff vacancies at the Central Institute of Classical Tamil, sir? Thank you. Chairman, sir, this is a separate question. Question number 422. C. Matheshran V.S. 422. माननीय मंत्री महोदय। Answer is laid on the table, sir. श्रीमती डी पुण्यदेश्वरी जी। Sir, I have requested for a supplement for 424, sir. इसमें नहीं पूछना चाहते आप? नहीं, 424 से सर, चौथवी प्रश्न। दर्शन सिंह चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे नरसिंहपुर नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में पिछले वर्षों में विभिन्न मदों में के अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्रदान किया गया है, कृपया वर्षवार और योजनावार, और जिससे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में विशेष सहायता मिल सके। धन्यवाद। हर देश की संसद सदस्यों के अनुदान की राशि थोड़ी पता चलेगी। सर, वैसे भी ये क्वेश्चन केरला के हैं, केरला पर्टेनिंग क्वेश्चन सेकंड। मनिकम टेगोर। Thank you, sir. Honorable Minister has said that no dues is pending, but in the data submitted by the Honorable Minister shows a sharp mismatch between allocation and actual release. In Kerala, total grants have fallen from 22,559 crores in 21-22 to just 3,332 crores in 25-26, with only 1,064 crore actually released. Key sectors like urban local bodies, health and disaster mitigation are seeing partial or zero release despite approved allocations. At the same time, Tamil Nadu has consistently raised concerns over declining central transfers, tightened conditionalities, reduced physical space despite being a major contributor to the national economy. Okay. Is the government indirectly restricting fund releases to states through conditions and delays, or will the Honourable Minister clearly explain why approved allocations are not fully released to states like Kerala and Tamil Nadu? Thank you, sir. Sir, to approve an amount is one thing, sir. After that, the state draws the money, first tranche, uses it, and then gives us a utilization certificate, then we release the second. Sometimes even the first one doesn't come. For instance, there is a specific case I would highlight in the Kerala data. Where despite the allocation, the Kerala government has not even drawn the amount. So for instance, amount approved is 311.95 for the National Disaster Mitigation Fund. And that includes specifically 72 crores for risk mitigation project in the landslide affected territories of Wayanad. 17.73 crore is approved under the forest fire mitigation program, which is not Wayanad landslide, but it is disaster related. And 222.22 crore has been approved under the urban flood risk management program phase 2, and that is for Thiruvananthapuram city. I'm just putting all together of Kerala and saying for that 311.95 crore which is approved,
Zero is the amount released. I will release only when the state applies for it, asks for it, or quotes something for it. So approval is one thing, applying and seeking it is another. क्वेश्चन नंबर 423 श्री उमेश भाई बाबू भाई पटेल। प्रश्न संख्या नंबर 423। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संघ प्रदेश दमन वापी गुजरात के केमिकल एवं अन्य उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे जहरीले गैस और प्रदूषित जल से गंभीर संकट में है। कोल्लक नदी, बिलखाड़ी और दमनगंगा नदी आज नदियां नहीं बल्कि जहरीली नालियां बन चुकी है, जो हमारे समुद्र को भी काफी हद तक जहरीला और प्रदूषित कर रही है। इन उद्योगों के प्रदूषण से आज स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश की जमीन, हवा और पानी जहरीले एवं प्रदूषित हो चुके हैं। इसका सीधा असर मछुआरों की आजीविका और जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जहाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ रही है। महोदय, मेरे प्रश्न के पटल हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। कई जगह आंकड़े नहीं है। प्रश्न पूछो। सर वही पर बोल रहा हूं। कई जगह पे आंकड़े नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर एसपीसीबी पर डाल दी। नो टाइमलाइन, कब तक क्या होगा नहीं बताया। नो अकाउंटेबिलिटी, किसी पर ठोस कार्यवाही नहीं। ग्राउंड रियलिटी मिसिंग है, रिपोर्ट लो हवाला देता है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट सवाल के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। वर्ष 2019 में एनजीटी द्वारा हमारे प्रदेश की दमनगंगा नदी के प्रदूषण पर क्या ठोस निर्देश दिए गए थे, किन तथ्यों के आधार पर ये निर्देश दिए गए थे और आज तक उन निर्देश पर क्या अनुपालन हुआ। साथ ही ये बताइए कि इन नदियों में फैल रहे प्रदूषण को लेकर अब तक जीपीसीबी और सीपीसीबी की कितनी संयुक्त जांच रिपोर्ट बनी और उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे। धन्यवाद सर। मैं माननीय सदस्य श्री उमेश भाई पटेल जी का, सर मैं वाकई उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन है और ये उस विषय पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ सर कि उन्होंने जो दामन दीव और दादरा नगर हवेली के पर्यावरण की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार ये बात भी उठाई है, प्रश्न भी उठाए हैं, 377 में भी रखा है और मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी उन्होंने अपना एक कंसर्न जाहिर किया सर। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारी सरकार के प्रयास है कि देश के जो पर्यावरण में निरंतर हमारे सुधार किए जाए। सर जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है वो भी हमारी नदियों में आता है सर और ग्राउंड वाटर में भी आता है। तो एक विषय है, कंसर्न है जिसको हम लोग भी पूरी मेहनत के साथ उसको हर स्तर पर एड्रेस भी कर रहे हैं सर। जहाँ तक माननीय सदस्य जी ने पूछा कि इसमें ठोस कार्रवाई क्या हुई है सर मैं माननीय सदस्य जी को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि सर ये उनके लेटर्स, उनके प्रयासों के बाद हमारे यहाँ जो ये दमनगंगा और कोलक नदी है जो आपका कंसर्न है, उसके हमारे ये स्टेट एक्शन प्लान भी बने हैं सर और उसकी मॉनिटरिंग भी हमारी रिवर मॉनिटरिंग कमेटी बराबर लगातार कर रही है सर। उसका रिजल्ट ये है कि जो हमारे दमनगंगा रिवर में जो पॉल्यूटेड रिवर स्टेज कैटेगरी 1 का था और उसके साथ साथ जो ये कोलक नदी में जो हमारा कैटेगरी 4 का था, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें लगातार वो पानी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है सर। उस पर जो एक्शन लिए जो माननीय सदस्य जी ने पर्टिकुलरली पूछा है सर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर 1890 इंस्पेक्शन किए सर 1 जनवरी 25 से 24 फरवरी 26 तक सर ये वापी एरिया में किए और इन इंस्पेक्शंस का रिजल्ट ये रहा कि बोर्ड ने 196 शो कॉज नोटिस इशू की है अलग अलग इंडस्ट्रीज को माइनर वायलेशन के लिए, 36 नोटिस डायरेक्शन दिए हैं मीडियम वायलेशन के लिए और 36 क्लोजर डायरेक्शन भी दिए हैं जहां इंडस्ट्रीज ने बहुत ग्रेव वायलेशन और बार बार किया था सर। इसी तरह गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लेवी किया सर। उसका अमाउंट है 1,81,13,000 रुपये। ये 33 यूनिट जो वापी पे थे उन पे लेवी किया गया 1 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2026 तक और सर इस 1,81,13,000 में से 1,39,35,000 रुपये इन 28 यूनिट से रिकवर भी की गई हैं। बाकी कुछ यूनिट सर वो कोर्ट में चली गई हैं तो अंडर ज्यूरिसडिक्शन हो गया मामला सर। इसी तरह दादरा नगर हवेली और दामन दीव के जो पीसीसी है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है सर उन्होंने 196 इंस्पेक्शन किए 1 जनवरी 2025 से 21 मार्च 2026 तक और ये इंस्पेक्शन दामन और दादरा नगर हवेली एरिया में हुए सर।
सर इन इंस्पेक्शन के उस बल पर 35 सो कॉज नोटिस वहाँ इशू की गई हैं जो माइनर वायलेशन की है, 2 नोटिस इशू की गई हैं जो मीडियम वायलेशन की है और 24 क्लोजर डायरेक्शन भी वहाँ के इंडस्ट्री और यूनिट्स को इशू किए गए हैं सर इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंपनसेशन 28,36,750 रुपये का 19 यूनिट के ऊपर यहाँ पे इशू किया गया और वो पूरा का पूरा रिकवर भी हो गया सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि जहाँ तक वाटर क्वालिटी की बात है दामन गंगा का और ये कोलक रिवर का सर 2024 से आज तक अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है सर और हालांकि अभी भी ये पोल्यूटेड कैटेगरी में है लेकिन इनका पोल्यूशन का कैटेगरी भी कम हो गया सर। ओके माननीय सदस्य अब आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछना। सर वापस मैंने यही सवाल पूछा उसका जवाब ही नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि इतना डिटेल से ज्यादा जवाब देने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, बहुत डिटेल मैं सर यही सवाल पूछा कि एनजीटी ने क्या निर्देश दिए थे और साथ में जीपीसीपी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट क्या थी। ओके तो सर उनके जवाब नहीं मिले पर इसका जवाब मुझे मिल जाए सर। मैं ये चाहता हूं कि मंत्री जी ने रिपोर्ट में भी कहा क्या सरकार बताएगी कि दमनगंगा, कोलक और बिलखड़ी नदियों को पुनर्जीवन के लिए जमीनी स्तर पर कब तक कितना कार्य वास्तव में हुआ, यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। साथ में मुझे इतना ही स्पष्ट सर एक सिर्फ 15 सेकंड जो आप देना मंत्री उनकी सर जो नदियों की बात आप माननीय सदस्य कर रहे हैं सर उस पर इतना एक्शन हो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया सर। उसके साथ साथ जो एनजीटी द्वारा जो आप पूछ रहे हैं सर इस जो एक ओरिजिनल एप्लीकेशन हुई थी सर 95/2018 उसमें एनजीटी ने ऑर्डर पास किया था डैमेज असेसमेंट के लिए ऑन रिवर दमनगंगा, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री इन द वाकी एरिया। सर उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को क्लोजर नोटिस है और माइनर नोटिस और नोटिस दी गई है सर, उन्हीं इंडस्ट्रीज से पैसा भी लिया गया सर करोड़ों में। और उसके साथ साथ जो कमेटी ने एक कमेटी भी इंस्टीट्यूट की है सर जिसमें इट कंप्राइज ऑफ सीपीसीबी, जीपीसीबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईटी नगर, आईआईटी गांधीनगर एंड एनईईआरआई असेसमेंट के लिए सर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की और इसके बाद ये जो डैमेज कंपनसेशन जो हुआ ये जो रिकवर हुआ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया सर। अब सर अगर इसमें और फर्दर डिटेल अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं सर तो लंबा डिटेल है कहीं मैं आपको दे सकता हूं। ओके श्रीमती हेमा मालिनी। Thank you so much. Speaker sir, air pollution ignores state boundaries, yet enforcement is fragmented across state pollution boards and local municipalities. Experts advocate for an airshed management approach, treating polluted areas as a single unit rather than separate states. I want to ask the Honorable Minister what steps the government has taken so far in view of airshed management approach and how effective are those steps in tackling the issues of raising air pollution in Mumbai, Delhi NCR and Ganga basis areas. सर माननीय सदस्य जी का जो क्वेश्चन है सर हालांकि वो डायरेक्टली इससे नहीं रिलेटेड है लेकिन फिर भी मैं अश्योर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने प्रयास हैं सब पे पूरी तरह हम लोग कार्यरत हैं और इसी को लेकर सर ये एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश में और उसके अंतर्गत हर स्टेट में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और यूनियन टेरिटरीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है। सर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन देता है जिसके अंतर्गत आपके ये जितने भी हमारे प्रदेश के कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और पीछे से उसी के अंतर्गत काम करते हैं। आपका एकदम मानना कहना सही है कि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब जो ओरिजिनल सवाल था माननीय सदस्य जी का जो ये नदियों का सवाल था सर वो नदियाँ एक स्टेट से शुरू होती हैं और दूसरे स्टेट में जाके दामन में जाके फिर अरेबियन सी में गिरती हैं तो जो पोल्यूशन होता है सारी जगह प्रभावित होता है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह के पोल्यूशन के लिए एक तो हम लोगों के पास पोल्यूशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारे यहाँ हर नदियों पे है, उसका मैं नंबर भी दे सकता हूँ और वो कांस्टेंट उनकी मॉनिटरिंग होती है और उनके डेटा के तहत जो मॉनिटरिंग स्टेशन जो डेटा देते हैं उस पर हम लोग सीपीसीबी भी इंस्पेक्शन करता है,
स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इंस्पेक्शन करता है और पीसीसी भी इंस्पेक्शन करा करते हैं सर। और जैसे जहाँ पे अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो जो रिक्वायर्ड एक्शन है सर वो लिए जाते हैं। श्री मनीष तिवारी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा जो सप्लीमेंट्री सवाल है वो मूल सवाल से संबंधित नहीं है, पर क्योंकि मूल सवाल केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1958 में सुखना चौक के ऊपर डैम बना के चंडीगढ़ में सुखना लेक को स्थापित किया गया था। पिछले 68 वर्ष में 56% वो जो लेक का क्षेत्रफल है वो खत्म हो चुका है। जितने फीडर चैनल हैं उस लेक के वो सब में वीड्स के कारण, बाकी चीज़ों के कारण वो पूरी तरह से चोक हो चुके हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहीं तो ये सुखना लेक अगले 20 वर्ष में खत्म हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने भी, उच्च न्यायालय ने भी बहुत गहरी चिंता ये सुखना लेक को लेकर जताई है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, कृपया करके इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ये मूल सवाल से नहीं संबंधित है, लेकिन आपका जो कंसर्न है वाजिब है। और सर, ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जिस तरह से हमारी क्लाइमेट बदल रही है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का फ़र्क आ रहा है और रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, कभी बरसात की कमी हो रही है, तो कई जगह हमारे जो जलाशय हैं इनके स्तर में गिरावट भी आ रही है और साथ साथ सिल्टिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। सर, जो ये सुखना एरिया की बात करी है, ये वहाँ के जो प्रदेश सरकार है सर उनके अंतर्गत ये आता है। और केंद्र शासित सर वो पीसीसी में ये पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत उनको रिपोर्ट बनानी होगी सर। और सर, मैं आपसे आपके ध्यान में ध्यान देख लेना आप, ठीक है। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, 17 मार्च को क्वेश्चन नंबर 341 के जवाब में मंत्रालय द्वारा कहा गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जानकारी के अनुसार मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है सर, तो 2023 में वो जो धनराशि थी बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख कर दी गई। मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में सर ये बहुत बड़ा इशू हुआ, मैंने कई बार इस सदन में उसको उठाया है। मेरे यहाँ सर 5 लाख रुपए मिलते हैं मात्र, महाराष्ट्र में 20 लाख रुपए मिलते हैं, यूपी में भी कई जगह सर ये है, बहराइच वगैरह। मेरा आपसे आग्रह है सर मंत्री जी, आपके द्वारा मंत्री जी से, कि कहीं पे किसी की जान कीमत 20 लाख रुपए, किसी की कहीं 10 लाख रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, ये गैर बराबरी खतरनाक है सर। रेगुलेशन बना के आप ही की सरकार डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सर वहां भी इसको लागू करवाएं। और ये इसमें अगर अध्यक्ष मंत्री जवाब देंगे तो धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या जवाब देंगे इसमें? ध्यान में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 424 श्री चौहान रविंद्र वसंत राव। क्वेश्चन नंबर 424। माननीय मंत्री महोदय। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारतवर्ष में बिल्डरों द्वारा वर्षों से अटकी पड़ी गई कई आवासीय परियोजना है, जिसमें देश के आम नागरिकों ने अपने जीवन भर की पूंजी एक आवास खरीदने के लिए लगा दी। एक तरफ तो इन परियोजनाओं में धन लगाने वालों व्यक्ति बैंकों में किस्त और ब्याज भरता रहा, दूसरी समय पर मकान न मिलने के कारण किराए के मकान में किराया भी भरता रहा। महोदय, एनबीसीसी जो कि एक सरकारी उपक्रम है, जो स्वामी फंड का उपयोग करते हुए कुछ अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा किया, किंतु ये परियोजनाएं भी रेरा द्वारा निर्धारित किए गए समय के अनुसार पूरा नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार एनबीसीसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के पर विचार करेगी और सरकार आवंटियों को ब्याज की इस विकट परिस्थिति से निकालने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार करेगी? सर, ये स्वामी फंड के द्वारा जो एसेट्स को कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है, उसके लिए अलग मॉनिटरिंग टीम होता है। एसबीआई कैप के द्वारा केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को चलाती है और उसमें
प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए अगर एनबीसीसी को पिक्चर में आना पड़ा और अगर वो कुछ दिक्कत में है, वो रिव्यूइंग कमेटी जो एसबीआई कैप का है वो रिव्यू करेगी। वैसे भी हम फेज़ 1 कंप्लीट करने के बाद फेज़ 2 भी लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए इस स्वामी फंड के द्वारा जो रेस्टोरेशन हो रही है उसमें अच्छा सफलता मिलने के कारण ही आगे सेकेंड फेज़ भी हम ले आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर माननीय सदस्य का विषय में कुछ दिक्कत है एनबीसीसी का विषय में, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी लिख सकते हैं या हमें डीएफएस के द्वारा मंत्रालय को चिट्ठी लिख सकते हैं, हम आगे लेके जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि स्वामी कोष परियोजनाओं के चयन के लिए विशिष्ट मापदंड क्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में स्वामी फंड जारी न करने के क्या कारण है और चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए? सर, स्वामी फंड एक पेंडिंग प्रोजेक्ट को पिकअप करने के लिए 6 मापदंड है सर। मैं विस्तार से नहीं जाते हुए वो 6 क्या है मैं बोल देती हूँ। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर डिलेड और स्टॉल्ड ऐसे स्टेटस माना जाना चाहिए बैंकों के द्वारा या रिव्यूअर के द्वारा। थर्ड, नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट का नेटवर्थ पॉजिटिव मतलब उससे रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा, उससे कम होगा उनका इनकम्प्लीट वर्क, मतलब expected value of sold receivables plus the value of unsold inventory is higher than the total cost required to complete the project itself. ये क्राइटेरिया उपयोग करते हैं हम। फोर्थ कंडीशन, अफोर्डेबल मिडिल इनकम कैटेगरी का प्रोजेक्ट होना चाहिए। अपर इनकम का प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। मिडिल इनकम का प्रोजेक्ट मतलब क्या है? MMR priced less than 2 crore. Each unit should be less than 2 crore और 2000 square feet के अंतर एरिया होना चाहिए या it cannot be 4000 square feet flat or accommodation. फिर NCR, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर इन एरियाज में 1.5 करोड़ के नीचे होना चाहिए एक यूनिट का कॉस्ट। बाकी पूरा देश के लिए 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन सर, मिनिमम कंस्ट्रक्शन तब तक 30% कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि तब ही अगर वो स्टॉल हो गया है हम जाकर के उनको कंप्लीट करने के लिए आएंगे। प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ फिर तो स्वामी अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट कंडीशन सर, वो एनपीए प्रोजेक्ट को क्लासिफिकेशन एनपीए और अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर द एनसीएलटी ऐसे कैरेक्टर जिस प्रोजेक्ट का है उसी को एलिजिबिलिटी बताया जाता है। सो ये 6 कंडीशन जहां भी फुलफिल होती है वहां हम स्वामी को ले आए। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में स्वामी योजना के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र की संकटग्रस्त इकाइयों को निकालने में मदद की है और इसीलिए देश भर में खरीदारों में एक विश्वास जागृत हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संकटग्रस्त इकाइयों में जो चयन का आधार है वो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है, मगर मध्य प्रदेश राज्य में कोई स्थान ऐसी संकटग्रस्त इकाइयों के लिए नहीं आया है, तो उसका क्या कारण है? क्या आवेदन की कोई प्रक्रिया रहती है? दूसरा, इसमें HIG, MIG ऐसे आवास को भी इसमें स्थान है या नहीं है? सर, मुझे स्पेसिफिक कारण मालूम नहीं है क्यों मध्य प्रदेश में एक भी प्रोजेक्ट एलिजिबल नहीं हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन से संबंधित विषयों में एक एलैबोरेट करना चाहती हूँ। 13 प्रोजेक्ट्स राजस्थान में हम कर रहे हैं। 8 प्रोजेक्ट जयपुर में, जोधपुर में 1, कोटा में 1, भिवंडी में 3, ऐसे करके, मगर उस राजस्थान में पाली में एक भी नहीं है। सो ये
6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहां भी हमें प्रोजेक्ट मिलता है वहां हम जाते हैं। महाराष्ट्र में 57 जगह पर स्वामी काम करती है। फिर बेंगलुरु में 6 प्रोजेक्ट्स हो रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में हमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, मैं ये मानने को तैयार हूं, मगर क्राइटेरिया शायद मिला नहीं है, मेल नहीं बेटा। श्री रमाशंकर राजभर। बहुत कृपा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इकाइयों के को रिलीफ के लिए जो उत्तर दिया है अच्छा दिया है, लेकिन आपके माध्यम से एक माननीय से मैं अनुरोध करता हूं, लाभुक के लाभ के लिए इकाई की लाभ भी होनी चाहिए, लाभुक की भी। महोदय आप अवगत हैं, मैं आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ मामला नहीं लेकिन आपके साथ ज्ञान में डालना चाहता हूं। सहारा निवेशकों का पैसा जो जमा धन है महोदय, कुछ स्कीमों का कुछ पैसा आप भुगतान कर रहे हैं, लेकिन जब तक सभी सहारा के सभी स्कीमों के सभी पैसे नहीं भुगतान होंगे तो मध्यम आय वर्ग का आदमी घर कैसे बनवा पाएगा, कैसे खरीद पाएगा? बेटी की शादी है, पैसा ये जमा है, कोई उपाय करिए। और सहारा में जो लाभुकों का जो पैसा जमा है, चाहे वो जिस भी स्कीम में गरीब आदमी ने भरा है, और उसको जरूर कोई दूसरा पोर्टल करिए। आपके पोर्टल गांव में चल नहीं रहे हैं मैडम, पोर्टल गांव में चल ही नहीं रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मध्यम आय वर्ग में इसको कोई उपाय करिए। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। सर, सहारा के विषय में मैंने बहुत सारे बात विस्तार से जवाब भी दी। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर किया हुआ है और उसी के चलते हुए जितने भी लोग पोर्टल में आते हैं उनको एक कमेटी बैठकर तय करती है, उनके पास कागज सही है, फिर अमाउंट रिलीज करो। अगर नेटवर्क के कारण किसी एक गांव में ये पोर्टल काम नहीं करता, मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो चिट्ठी लिखें, मुझे लिखें, मैं उनको सही जगह पहुंचा दूंगी और उसका जवाब भी उनको मंगवाऊंगी। पुरंदेश्वर जी। Sir, affordable and mid-income housing segment has been facing a lot of challenges, sir, for the past 1 decade. And many housing projects, sir, they have been stalled, leaving many of the home buyers in the lurch. Sir, to address this issue, Swami has been brought in so that justice could be done to the home buyers who are under distress. Sir, the result of Swahim has been that about 35,000 crores of liquidity has been unleashed. There are about 50,000 housing units that have been completed, and over 130 projects are benefiting about 1 lakh home buyers have happened so far. However, sir, my question to the Honorable Minister would be that the 15,000 crores that have been allocated to Swahim presently, is that sufficient enough for the 4 lakh crore worth stalled project, and the pace at which the approvals and disbursals are happening, sir, would that be sufficient enough for us to achieve the objectives? And there are also some builders who are unwilling to come on board because of the conditions that have been imposed, sir. So what are we doing to ensure that these builders also come on board to do justice to the home buyers? Thank you, sir. So the honorable member is right in saying 10,037.5 crores have been spent in the phase 1, which was launched in 2019, and then the final closure was achieved in 22 December. For that phase 1, 15,531 crore was assigned, of which 10,000 has been spent, and the number of houses have been already given in terms of number of units which have got completed, and that is 63,200, and with a total of 1,01,443 homes which are in the portfolio to be completed. Only because phase 1 succeeded in achieving its goals, but yet there were a lot of other people who were left without
a solution for the stalled projects, have we launched the second phase, which is Swami category, second fund has been launched, and the first one got completed in 22, second one is ongoing. For those which have not been coming under the phase one, and therefore now the second one will have to take up the fresh, but which have been remained stalled for some time. But the specific question of how some of them wouldn't want to come on board is the conditions are minimum conditions. If they are not able to fulfill one of them or two of them, they certainly will not be able to come on board. But if there are specific builders who think because of the condition, but otherwise their case is genuine, they can always approach the fund and ask them to consider their project, send a copy to us so that we'll also pursue it, because our intention is to complete as many stalled projects so that the middle income group, which is affected severely, can get a redressal. Question number 425, Sri Lao Sri Krishna Devrailu. Question number 425, sir. माननीय मंत्री महोदय. Sir, it is laid on the table of the House. माननीय सदस्य. Sir, thank you, sir. So more than anyone in this house, you know the importance of education, sir, coming from Kota. So the gross enrollment ratio in schools, we have reached almost 100%. It's a success of what we have seen in this country. And even in the higher education also, GR has reached to 29.5%, sir. But only 4% of the students who are enrolled in higher education are able to get institutional credit from the banks. That is the report that's been come out, sir. And coming from the constituency of Palnadu, it is even less, very backward constituency. And also on top of that, the PM Vidya Lakshmi scheme interest subvention, in the answer that the minister has given, only 1 lakh students are eligible for the interest subvention. Andhra Pradesh was given only 3,429 slots. And there are 14 lakh students studying in higher education. On one side, only 4% of the people are having access to the institution credit. On the other side, institutional credit, institutional subvention, interest subvention is given only to 3,400 in Andhra Pradesh, which is very low. So is government looking at increasing, having a target district-wise and increasing these slots for students to get institutional credit, as well as increase the number of PM Vidya Lakshmi interest subvention scheme to more number of students, so students can get better credit and access to better credit. Thank you, sir. Speaker, sir, let me clarify one thing first in the beginning. Sir, there is no quota, there is no allocation state-wise or district-wise. As on today, there are two major schemes from Government of India side. One is taken care by the Minister of Education, and another is taken care by Minister of Finance through the Indian Association of Banks. So these two schemes, a very qualitative, open-ended approach is there. This is open to all kind of students. In the PM Vidya Lakshmi scheme, quality higher education institutions are identified. All the central institutions, almost all the IIT, all NITs, all IIIT, all central universities, all IIMs. In any institutions, any number of students can apply. They can go through the process. They can be selected. That beyond, top 200 NIRA plank institution by state governments, state universities, state institutions, and 100 top NIRF institutions through private sectors, private institutions. That means our basket, our net is very wide. Any student can apply. In another scheme, Model Education Loan Scheme by Banking Association, all recognized courses of Indian higher education institutions plus studies abroad. This is a very wide scheme, and looking into honorable members' concern, since last 2 years, government has redesigned with consultation of Ministry of Finance. PM Vidya Lakshmi is a very progressive scheme. This is less interest rate. There is no guarantor, no collateral guarantee, and the payback period is a longer period up to 15 years, and
the family income is also very liberal, and the interest up to interest rates are very moderate also, 3% to a little bit more. And being a new scheme, PM Vidya Lakshmi, I appeal to all our honorable members of this August House, they should propagate, they should convince the institutions and students to take benefit of this scheme. Government of India is committed to make higher education affordable within country, in quality institutions, also in selected cases abroad also. Member supplementary. Sir, I didn't say that there's a limit for the number of loans that can be given, sir, but I mentioned, even in the answer that has been given, it has been mentioned there's only 1 lakh that can be given across the country for the interest subvention of PM Vidya Lakshmi. That has been mentioned in the answer, sir. That's what I was mentioning. Can you increase the number, not restrict to 1 lakh, wherein only 3,000 students can get in Andhra Pradesh, sir? That is my, the question that I want to ask as a second supplementary, sir. In the Parliamentary Committee report in 2025, sir, in December, the recommendation was to use ration card as eligibility criteria for disbursement of the loan. If ration card of the parents use as a eligibility criteria, sir. Is it feasible? Is the government or the ministry working with the finance department so that it can be made feasible, sir, so that collateral free under PM Vidya Lakshmi and other schemes can be given to the students, sir? Because banks still demand collateral. We say that there's no collateral, but banks still, because they are also very worried, sir. So is the ministry working with the education, with the finance ministry to make sure that it is not the case? Okay. And also, if there is any bank that is asking for it, is there any priority action that the ministry has initiated? Thank you very much. Speaker, sir, this is a demand-driven scheme. If more demand will come, initial days it is 1 lakh, but if demand will more, government can look into that. And regarding collateral guarantee, again with the utmost politeness, with the presence of Honorable Finance Minister, both of us are committing in this scheme there is no collateral condition for the loan. Shri Naveen Jindal. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, can the Honorable Minister inform the House about the steps being taken to create awareness among BPL students about the available education loan schemes, particularly in rural and aspirational districts where banking outreach remain limited? Thank you, sir. Speaker, sir, आज के दिनों में बैंक की उपलब्धता और एक्सेसिबिलिटी देश में बहुत बड़ी प्रश्न नहीं बचा है। बैंक आज सर्वदूर उपलब्ध है। बाकी रहा इस स्कीम के बारे में जानकारी के विषय में मैंने पहले ही इस पवित्र गृह को निवेदन किया है। सभी लोगों का कलेक्टिव दायित्व है। हमारे देश में इस प्रकार की 2 PM विद्या लक्ष्मी और मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम उपलब्ध है, देश के अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए और बाहर जाके पढ़ने के लिए भी। माननीय सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को इसके लिए सुविधा लिया जा सकता है। Shreyas Patel. Thank you, Honorable Speaker, sir. My supplementary question for question number 4 to 5, Honorable Education Minister. Whether the government plans to mandate banks and financial institutions to exempt CIBIL score requirement for education loans, particularly for below poverty line students, and steps taken to improve access to education loan through banks in Hassan and Karnataka, including coordination with local branches. It may be in Vidya Lakshmi scheme or it may be in any another central government scheme, sir. Sir, I could not get this civil score issue. I will understand from the honourable member. But there is, when I'm again saying, this scheme is very wide. Beyond BPL, all the BPL can, though there, as in today, I may be corrected by my seniors, as in today, this government is working in a saturation mode. This loan provision is available to all kinds of students. Question number 4 to 6, Dr. Kalanidhi Veerashami. Mani Mantri Mohoday. Table of the House. My honourable member. Sir, the national education policy on paper looks very lofty, sir. They talk about
teaching 22 languages for school students, sir, including 5 foreign languages like Spanish, Japanese, and all these languages. But Tamil Nadu has about 40,000 schools, sir. If you were to employ 22 teachers for each school, we have to employ about 8,80,000 teachers, where the salary expenditure for them will be about 880 crores or more, sir. So I'm wondering if whether anywhere in the country they have this program where they're doing this. And also, when we are talking about the allocation and the amount disbursed, about 47,310 crores has been allocated. We are in the fag end of the year, sir, in March, and in the financial year is going to get over. And only 28,046 crores has been given to the state, sir. So I'm wondering, only about 60% of it has been spent. Why is it that they have not given this amount? And I'm surprised to see that West Bengal, there is zero amount which is being sent to them. And Tamil Nadu, each state has different proportions of funds being given, sir. Tamil Nadu has only received about 30%. So I would like to have a clarification from the minister regarding this. Sir, a number of questions have been asked. First of all, sir, I think he is relating to multilingualism as it is being promoted in NEP. Sir, through you, I'd like to remind the Honorable MP, he himself is a doctor. And in NEP, he understands the impact of education that is had in his own life. NEP in para 4.13 explicitly calls for multilingualism. And it is clear that the impact on the learning capacity and the outcomes is, if you are exposed at a young age to many languages, is clear. Therefore, sir, NEP calls that across our states, we must build the capacity in schools to teach 3 languages. And till the age of 15 at least, there needs to be a proficiency built specifically in 2 languages which are mother languages, and third language, sir, it's completely up to the demand. So it's up to the states to really implement it. Under Samagra Shiksha, we do provide support, sir, for teacher appointment, for language teacher appointment. This is a new component that was added in Samagra Shiksha 2.0, sir. With regards to fund flow, sir, Tamil Nadu has had certain reservations that from time to time they have expressed. Largely, they have brought it down to diluted NEP to 2-language formula, and that is the basis of their objection. Again, through you, sir, I'd remind the Honorable MP that there is absolutely no imposition of any language. The 3 languages as proposed under NEP aligns with the 2-language formula, which is promoted by Honorable MP's party in Tamil Nadu. There's complete flexibility. There's no imposition of any language, including Hindi. It is up to the states to implement it in toto. So Tamil Nadu had expressed earlier that they are going to sign the MOU that is required for PM Shri, sir. In March 2024, sir. Subsequently, sir, let's not get into that. I would like to not dwell on that, though I have expressed the facts on this table of the House, sir. Subsequently, since PM Shri's MOU has still not been signed, and let me remind August House, sir, PM Shri is just a vehicle. It is the exemplar school, which is designed to show leadership. It is designed to illustrate all the best components of NEP across various levels of school that we want to implement. So if you agree with the national policy, sir, it is meant for everyone, not just for you and me, for one state or the other state. It's for everyone. So if you agree with NEP, then you must also agree with PM Shri, which is designed for more than 14,000 schools in the country. And the many, many lakhs of students of Tamil Nadu are feeling left out. So I would also point out, sir, fund flow. The Honorable High Court of Madras, they laid out a clear judgment which said that the primary responsibility for implementing RT, the obligation, rests with the state government. But, sir, we are cognizant of our responsibility towards the children and youth of the country, and accordingly 538 crores has been released to the state of Tamil Nadu under Samagra Shiksha. It is up to the states to follow the established procedure and protocol in terms of expenditure, provision of UC for further release. Honourable Member Supplementary. Sir, I would like to bring it to the notice of this House, not only from Tamil Nadu, sir, from several South Indian states, including like Andhra Pradesh and Telangana and Kerala. And we have our people
studying or working abroad in several countries, sir, like be it Japan, Spain, France, Italy, Germany. So they go there and they learn those languages. When you're talking about a 3-language policy and you say that one particular language has to be learned, language is only a tool of communication, sir. It is not a subject like a science or maths. We already have shortage of science, maths teachers in this country, where we are saying that we want to give an additional subject for a person to learn, which I think is not at all needed. And Honorable MOS had made a statement saying that Tamil Nadu had agreed to the NEP. I would like to correct him over here, saying that it was only mentioned that we will consider it, and it is not. I would like to explain the meaning for the word consider, sir. Consider does not mean that we will sign it. It means that we will ponder over it, think over it, and come back to you. Sir, this has been very clearly expressed. Question. आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? When are you going to release the remaining? Sir, he has said that some 500 odd crores has been given under Samagra Shiksha Abhiyan, whereas 3,500 crores is still left pending because we are not signed for, we are not implementing the national education policy. But I would like to, sir, I would also like to mention that national education policy is actually doing this country a great disservice. If you have been having national education policy for the last 60, 70 years, why is it that so many people are not able to speak English if you are talking about a 2 or 3 language policy, and you are talking about Tamil being taught in other states? I would like to... Chairman, sir, again I reiterate, nowhere in NEP I would ask honorable member to please go through the policy 2020. Nowhere in the policy has NEP asking for imposition of any language. We're not asking you to teach any one language in the country. 2 languages which are mother languages as per the language atlas of census 2011. In the state of Tamil Nadu, it has been recorded there are speakers of 96 Indian languages in the state of Tamil Nadu, sir. It is for that fact to promote our own Indian mother tongue that NEP is asking for us to have at least 2 mother tongue languages out of 3. श्री गणेश सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि समग्र शिक्षा योजना में विगत वर्ष की तुलना में इस बार 2% से ज़्यादा बजट का आवंटन हुआ है। लेकिन मैं उनके जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमने जब समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों के नए भवन के लिए और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब हमने उनसे जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि बजट के आवंटन की कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या राज्य के साथ बैठ करके कोई इस तरह की समीक्षा करेंगे? सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि बजट की कमी के कारण जो आधारिक संरचना में निवेश हो सकता था मध्य प्रदेश में शायद नहीं हो पाया। ऐसी जानकारी की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं सदन की इस कार्रवाई में। मैं इतना ही कहूँगा कि समग्र शिक्षा में जो भी प्रस्ताव होते हैं वो राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुरूप यूडाइस प्लस में जहां गैप दिखता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, स्कूल लेवल इंफॉर्मेशन को यूडाइस प्लस के माध्यम से शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो एक रिपोजिटरी है नॉलेज की, और स्टेटिस्टिक्स वहां हम देखकर ही जो पीएबी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है वहां राज्य के प्रस्ताव की सुनवाई होती है, समन्वय बनाकर बातचीत करके ही वो तय किए जाते हैं और उसी के हिसाब से आवंटन होता है। श्री राहुल कसवा। सर, मेरा ये प्रश्न ये रहेगा कि सर जो समग्र शिक्षा अभियान का जो पैसा राजस्थान को मिला है सर उसका 50% भी स्टेट गवर्नमेंट अलॉटमेंट अपना खर्च नहीं कर पाई है। और सर जब इसके एनुअल प्लान में ये साफ लिखा गया है कि स्टेट इसका एक एनुअल वर्क प्लान बनाएगा, तो सर इस एनुअल वर्क प्लान में जब स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ही खर्च नहीं कर पा रही और राजस्थान के अंदर सर हाई कोर्ट की रूलिंग है कि 83,000 रूम्स तो ऐसे हैं जिसमें बैठने लोग ही नहीं है और 2.5 लाख रूम्स को आपको जर्जर हालत में है, तो क्या एक्शन प्लान के अंदर राजस्थान के जन सांसदों को भी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान पे और स्टेट लेवल पे जो हमारी दिशा की कमेटी होती है ऐसे एक्शन प्लान में सांसदों को शामिल करके एक्शन प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, आप निश्चित रूप में दिशा में शिक्षा के ऊपर, शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर आप समीक्षा कर सकते हैं। बाकी रहा राजस्थान की समग्र शिक्षा में आवंटन के बारे में, मैं आपको इस आपके माध्यम से गृह को आश्वस्त करना चाहता हूं। राजस्थान इस बार भारत सरकार की
संसाधन लेने में बहुत अग्रणी रहेगा। अभी तक जो राजस्थान की चर्चा हुई है, आप स्वयं अध्यक्ष जी भी उसमें से अपना भूमिका निभाई है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा में अच्छा करता है। अभी के हमारे राजस्थान की सरकार और भारत सरकार मिलकर वहाँ की व्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 विभू प्रसाद तराई। विभू प्रसाद तराई, श्रीमती स्मिता उदय बाग। नंबर 4। आपको ट्यूशन नंबर बोलने की जरूरत नहीं, तो सेकंड वाला बोलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है कि महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव जैसे अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वविद्यालय और कॉलेज का स्ट्राइक योजना का अधिकतम लाभ उठा सके? साथ ही क्या सरकार इन क्षेत्रों को अनुसंधान अवसंरचना संकाय विकास प्रशिक्षण एवं सहयोगी शोध नेटवर्क रिसर्च क्लस्टर को मजबूत करने हेतु कोई अतिरिक्त सहायता का विशेष प्रावधान करने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कृपया इसका विवरण प्रदान करने की कृपा करें। स्पीकर साहब, अभी माननीय सदस्य जी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के बारे में जो स्ट्राइड स्कीम चलती थी उसके बारे में प्रश्न पूछा, या उसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था है इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। मैं आदरणीय सदस्य को ये कहना चाहता हूं कि स्ट्राइड स्कीम 2023 में समाप्त हुई है। उसके उपरांत हायर एजुकेशन में अनुसंधान के लिए, गैर वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था किया गया है। उच्च शिक्षा अनुसार जैसे जैसे एप्लीकेशन करेंगे उसको उस प्रकार की व्यवस्था किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 श्री शंकर लालवानी। शंकर लालवानी। माननीय मंत्री जी। The statement is laid on the table of the House. श्री मनोज तिवारी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है, धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में 45 किलोमीटर लंबी यमुना जी के किनारे लगभग 2 किलोमीटर का भूभाग जो बिल्कुल खाली रहता है, उसके लिए क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि दिल्ली जैसे प्रदूषण युक्त प्रभावित शहर में, जहां दिल्ली की वर्तमान सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन नगर वन योजना के माध्यम से वायु गुणवत्ता सुधारने और हरित क्षेत्र बनाने हेतु कौन कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, और दिल्ली में नगर वन नगर वाटिकाएं कितनी विकसित की गई हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें। सर, ये जो नगर वन और नगर वाटिका की स्कीम है सर, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि जिस जिस प्रदेश से जैसे जैसे प्रपोजल आते हैं तो सरकार और हमारे ये मिनिस्ट्री टेकअप करती है, उसे फंड रिलीज होते हैं और उसके बाद वो बता दो ताकि सभी माननीय सदस्य अपने यहाँ प्रयास कर लेंगे तो उनके नगर वन मंडल बन जाएंगे। ये कैंपा इसकी तरीके जानकारी नहीं संसद सदस्यों को। सर, नगर वन योजना सर, इस पे 2 कंपोनेंट है। एक नगर वन है जो 10 एकड़ के 10 हेक्टेयर और उसके ऊपर की ज़मीन है सर, और नगर वाटिका है जो 1 से 10 हेक्टेयर की है। सर, नगर वन और नगर वाटिका स्कीम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहर हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे प्रदूषण को काउंटर करने के लिए, वहाँ पे वायु को और शुद्धित करने के लिए वहाँ पे ग्रीन कवर इस्टेब्लिश हो जाए, एक छोटा मोटा एक ग्रीन पैच इस्टेब्लिश है सर। ये इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य सर, कि जो हमारे अर्बन एरियाज में पोल्यूशन उसको कम किया जाए। सर, इसका जो उसकी फंडिंग है, कैंपा द्वारा फंडिंग होती है, और इसमें इसकी जो फंडिंग का जो अमाउंट है वो हर हेक्टेयर पे 4 लाख रुपए हेक्टेयर है, और मैक्सिमम 50 हेक्टेयर तक जाता है, और 2 करोड़ पर प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है सर। आज की तारीख में 666 करोड़ की स्वीकृति है, और ये जिसमें से 527 करोड़ रिलीज हो चुके हैं। सर, हम लोगों का टारगेट, हमारी सरकार का टारगेट है कि पूरे देश में 1000 ऐसे नगर वन या नगर वाटिका स्थापित की जाए, और इसमें से सर 627 अप्रूव हो चुकी हैं। सर, मेरा माननीय सांसदों, आपके द्वारा, आपके माध्यम से मेरा माननीय सांसद लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र से जहाँ कहीं भी हो सके तो वहाँ से प्रस्ताव अगर भेजें, मगर ये प्रस्ताव सर ये राज्य सरकार के द्वारा आएगा तो उसकी स्वीकृति हम लोग अवश्य देंगे, क्योंकि हम लोग की प्राथमिकता है। श्रीमती संध्या राय।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा के दोनों जिले भिंड और दतिया जो कि सिंध नदी से जुड़े हुए हैं और सिंध नदी के किनारे एक बड़ा हिस्सा दोनों जिलों का वन विभाग का है। हमारी सरकार लगातार वन विभाग को और नदियों को बचाने का संरक्षण कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ कि कुछ आपराधिक तत्व लगातार सिंध नदी से लगातार वन विभाग के होते हुए अवैध रेत के खनन से नदियों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, वनों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि हमारी सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? आदरणीय स्पीकर महोदय, ये पर्यावरण और वन क्षेत्र को बचाने का हमारी सरकार का एक विशेष प्रयास है और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रयास जिस तरह से हमारे ग्रीन कवर बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास किया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम। उसके तहत भी करोड़ों की संख्या में पिछले विगत वर्षों में पेड़ लगाए गए। जो माननीय सदस्य जी का कंसर्न है कि उनके एक क्षेत्र में नदी के किनारे वो माफियाओं द्वारा जंगल का नुकसान हो रहा है, सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक क्रूशल विषय है और इसके लिए प्रदेश सरकार के पास सारे उनके पास प्राविधान है कि ऐसे वन माफियाओं को वो रोकें और जंगल। ओके सर, ये नदी के किनारे की कटान की भी बात आपने माननीय सदस्य जी ने कहा है और वन की भी बचाने की संरक्षण की बात कही है। तो रेत माफिया हो या वन माफिया हो, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास सारे कानून उपलब्ध हैं जिसके द्वारा वो ऐसे गतिविधियों को रोक सकते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री आनंद भदौरिया, श्री गुरजीत सिंह ओजला, श्री वीरेंद्र सिंह, राजीव राय, एडवोकेट चंद्रशेखर, सोगत राय, राजेश रंजन, बी मणिकम टेगोर, हनुमान बेनीवाल और धर्मेंद्र यादव। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति नहीं दी है।